नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। लास्ट क्लास में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने काफ़ी सारे आंदोलन देखे थे, जिसमें से मैंने एक जिक्र किया था होम रूल आंदोलन का, होम रूल लीग आंदोलन का। ठीक है, तो दोनों आप लोगों ने देख लिए होंगे। जिसने क्लास नहीं देखी है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी क्लास देख सकते हैं। क्लास 1, क्लास 2, ये हमारी क्लास 3 है। हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, इसके अलावा आपने अभी इससे पहले पॉलिटी की क्लास पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो वो भी पढ़ना। देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपको ऐसे ही शाम को 5, 6, 7, 8 बजे के आसपास ही क्लास आपको उपलब्ध कराऊं। 8 से 9 के बीच इस तरीके से ही कुछ चले तो एक तरीके से आपका एक बैच भी बन जाएगा कि 8 से 9 आप जीएस पढ़ेंगे मेरे साथ रेगुलरली। हम कोशिश करेंगे कि मैं जीएस आपको इस समय प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आप अपना 8 बजे अपना पेन कॉपी लेकर के पहुँचिए चैनल पर और लगातार बस पढ़िए मन लगा के। ठीक है, चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि होम रूल लीग की बात हो गई थी। हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब जो थे, उन्होंने उसकी स्थापना करी और उसे आगे चलने दिया। देखिए, अब क्या होता है, इसी बीच में कांग्रेस एक तरीके से निर्जीव की तरह पड़ी हुई थी। कांग्रेस लगातार काम नहीं कर रही है, कांग्रेस के आंदोलन बहुत धीमे हैं। तो एक तरीके से कांग्रेस को लगा कि उस वहाँ ना बाल गंगाधर तिलक के साथ बहुत ज़्यादा युवा जुड़ने लग गए, बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ने लग गए, देश के अंदर एक क्रांति का संचार होना शुरू हो गया। तो कांग्रेस को लगा कि यार हम लोग कब तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे, हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। कैसे करें, इस विचार मंथन में क्या हो रहा था देखिए। इसी बीच क्या होता है कि अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देखेंगे, मैं अगर आपको बताऊँ, इधर बता देते हैं, चलिए पहले यहाँ समझते हैं थोड़ा सा कि एक तो कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा है कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए और जो बाल गंगाधर तिलक की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, प्रसिद्धि है, उसे उसमें थोड़ी सी कटौती करी जाए। दूसरी चीज़, दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पहला विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है वो शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि 1914 से 18 के बीच हुआ और 1916 के आसपास अगर आप देखोगे इस दौरान, तो एक देश है तुर्की और एक देश है ब्रिटेन। दोनों युद्ध में एक दूसरे के सामने है। ठीक है, तुर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के सामने है। तुर्की में हुआ करता था खलीफा। ठीक है, तो खलीफा और ब्रिटेन, यानी कि एक तरीके से तुर्की ब्रिटेन का युद्ध होता है और खलीफा की हार होती है, खलीफा साम्राज्य को तोड़ा जाता है एक तरीके से। तो यहाँ इसके टूटने से क्या होता है कि जो मुस्लिम समुदाय था भारत में, मुस्लिम समुदाय, वो क्या है, वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने खलीफा की कमर तोड़ दी, यहाँ पे तुर्की को कमर तोड़ दी गई है तुर्की की, इसीलिए। और मुस्लिम समुदाय की सबसे अच्छी राजनीतिक पार्टी की बात करूँगा तो वो कौन सी है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब बनी? 31 दिसंबर 1906, ढाका। याद होगा आप लोगों को। तो एक तरीके से मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये दोनों के दोनों इस समय ये राजनीतिक जो है वो पड़ाव खोज रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को ब्रिटेन के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि एक तरीके से बाल गंगाधर तिलक जो है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के खिलाफ मुस्लिम लीग हो जाती है। तो इसी के चलते हुए एक आप लोगों ने पढ़ा होगा लखनऊ समझौता। ठीक है, तो लखनऊ समझौता होता है, तो वही हमें देखना है, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता है क्या? तो लखनऊ समझौता 1916। इसी बीच में क्या होता है कि कांग्रेस और साथ में मुस्लिम लीग, ये आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद आपस में एक समझौता तय होता है कि अब हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर के काम करेंगे। इस समझौते में मुस्लिम लीग के द्वारा सांप्रदायिक राजनीति का जो विषय कांग्रेस के सामने रखा गया था, इस विषय को कांग्रेस के द्वारा मान्य कर लिया जाता है और ये एक समझौता होता है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। इसलिए इस समझौते का नाम दिल्ली समझौता भी होता है। इस समझौते को क्या बोलते हैं? ये गलती कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली समझौता नहीं यार, सॉरी गलती कर रहे थे हम लोग।
इसमें यहाँ क्या करते हैं कि ये समझौता कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जाना जाता है। मैं दिल्ली समझौता कहाँ पहुँच गया, मैं 1931 चला गया था, ठीक है। कांग्रेस लीग समझौता, इस समझौते को क्या कहते हैं? कांग्रेस लीग समझौता कहते हैं। यानी कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में साथ आए। कारण मैंने बताया क्यों आए, इसी के चलते हुए सांप्रदायिक राजनीति को यहाँ पर मान्य कर दिया गया और इस समझौते को कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस समझौते की जो आधिकारिक पुष्टि होती है वो लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन किया जाता है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार जी, अंबिका चरण मजूमदार। और इस समझौते के अंदर कांग्रेस की तरफ से अभी अंबिका चरण मजूमदार थे और आपको ध्यान रखना मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि फिर मैं अगर आपको बताऊं कि लखनऊ समझौता होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, इधर से जो अंबिका चरण मजूमदार जी थे वो यहाँ आते हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना सामने आते हैं और इस समझौते को कांग्रेस लीग समझौते के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो पुष्टि करी जाती है वो लखनऊ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 का, उसके अंदर करी जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे हैं। यहाँ पे बात को पुष्टि करी जाती है कि कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है वो मिलकर के फिर दोबारा से राजनीति में कदम रख रही है, दोबारा से मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन ये लोग शुरू करने वाले हैं। इस समझौते के खिलाफ थे, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, पेपर में ये पूछा जा सकता है कि इसकी खिलाफत या इसके खिलाफ कौन व्यक्ति थे। इस समझौते के खिलाफ थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये आपको ध्यान रखना है कि इस समझौता यानी कि ये नहीं चाहते थे मदन मोहन मालवीय कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से एक हो, क्योंकि जब ये टूटे थे तो उस समय बड़ी बातें बिगड़ी थी। दूसरी बात, यहाँ पर जो सांप्रदायिक राजनीति की बात करी गई है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करी गई है, मदन मोहन मालवीय को ऐसा लगता था कि ये भविष्य में चल करके दो समुदायों के बीच एक बड़ी बाधा बन सकता है, इसलिए इसे अलग अलग ये चाहते कि ये दोनों कभी भी एक ना हो, ठीक है। तो ये तो रही मुस्लिम लीग या और कांग्रेस के बीच जो आपसी तालमेल है, गठजोड़ है, उसकी बात। इसके बाद देखिए क्या होता है आगे आपको देखना है। आपने यूएन के बारे में तो सुना होगा, यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा जानते हो कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मेन उद्देश्य तो ये था कि एक शांतिपूर्वक एक ऐसा विश्व बनाया जाए जिसमें सब लोग शांति मोहब्बत से रहें। देखिए होता क्या है, आप थोड़ा सा समझना कि यूएन के अंदर क्या होता है कि एक तरीके से इसे संसद भी बोलते हैं। हर देश जो होता है, हर देश का एक एक प्रतिनिधित्व वहाँ बैठता है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया या जो भी यूएन के सदस्य देश हैं, उनका एक एक प्रतिनिधि वहाँ बैठता है यूएन के अंदर। पहले ब्रिटेन के अंदर भी यही होता था। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने लगभग दुनिया पर राज किया है। तो ब्रिटेन की जो दो संसद हैं, यानी ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट हाउस है, एक हाउस ऑफ कॉमन, एक हाउस ऑफ रॉयल्स, ठीक है। और यहीं से ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसी ने जन्म दिया भारतीय संविधान में राज्यसभा को और लोकसभा को। यानी कि अगर हमसे पूछा जाएगा पॉलिटी के अंदर कि द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, तो ये ब्रिटेन की ही देन है हमें। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे जिन देशों पे ब्रिटेन का राज होता था, उन सब देशों के एक एक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उन देशों के सचिव कहाँ बैठते थे? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर बैठते थे। ध्यान रखना, जैसे यूएन में बैठते हैं ऐसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठा करते थे। तो उस समय भारतीय सचिव जो हुआ करते थे उन्हें बोलते थे मॉन्टेग्यू करके उनका नाम था। तो ध्यान रखना, तो मॉन्टेग्यू करके उनका नाम था। तो हमें आगे देखना है अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा 1917। समझना बात को। अब देखिए भारतीय सचिव उन दिनों कौन है? भारतीय सचिव है मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू ने वहाँ एक प्रस्ताव पढ़ा था, यानी कि आप धीरे धीरे देखोगे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हो गई है, होम रूल आंदोलन चल गया है, गांधी जी वापस आ रहे हैं। तो 1916-17 के आसपास लगातार गांधी जी के आंदोलन अब शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
कि एक चंपारण सबसे पहले शुरू होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो थी वो थोड़ी सी सचेत हो गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करा के आए थे और जिसमें ब्रिटेन का ही वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका पे राज था। तो इस चीज़ को देखते हुए मोंटेग्यू से पूछा गया कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम क्या करें कि भारतीयों को आंदोलन से रोकें और भारत को अपने शिकंजे में हमेशा से पकड़े रहें। तो मोंटेग्यू ने एक प्रस्ताव पढ़ा था, ये अगस्त में पढ़ा गया था, अगस्त 1917 में। कहाँ पे? हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर। ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था हाउस ऑफ कॉमन्स में या हाउस ऑफ कॉमन में, और इस प्रस्ताव को ही मोंटेग्यू घोषणा कहा था। इन्होंने कहा था कि अगर आपको भारतीयों को रोकना है तो जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था है, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भारतीय लोगों की भूमिका को बढ़ाना होगा। भारतीय लोगों की भूमिका को बढ़ाना होगा। बात समझे आप कुछ कि अगस्त घोषणा में भारतीय सचिव मोंटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या कहा कि अगर हमें भारतीयों को रोकना है तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं उन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना होगा, क्योंकि हम भारतीयों को कंट्रोल भारतीयों के द्वारा कर सकते हैं और वो हम बेहतर कर सकते हैं। तो ये प्रस्ताव इन्होंने दिया था और इस प्रस्ताव को जो हमारे उदारवादी चरण के लोग थे, जो उदारवादी लोग थे, और उदारवादी आप सभी जानते हैं कि सुधारवादी भी हैं, इन्हें लगता है कि चीज़ें में बस सुधार हो जाए, और जैसे ही कहा गया कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भारतीय लोगों की भूमिका को बढ़ाओ, उनकी भागीदारी बढ़ाओ, तो ये लोग बड़े खुश हो गए। इन्होंने इस अगस्त घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगस्त घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो दो बातें आपके क्लियर हुई, एक आपका लखनऊ समझौता और दूसरी बात आपने देखी वो क्या है, वो है आपकी अगस्त घोषणा। ठीक, देखिए यहाँ पर ये बात कह तो दी गई, लेकिन सरकार ये मानने वाली थी थोड़ी कि हम लोग इसे मान लेंगे कि मोंटेग्यू साहब कह के चलेगा और हम लोग मान लें। सरकार बिल्कुल भी इसे मानने वाली नहीं थी। ब्रिटिशर्स इतनी आसानी से अपनी पकड़ छोड़ने वाले नहीं थे। इसी के चलते इन्होंने फिर क्या किया कि देखिए इन दंगों को तो रोकना ही है, आंदोलनों को रोकना ही है, भारतीयों को रोकना ही है, उन्हें पकड़ कर रखना है। तो इसलिए इन्होंने एक व्यक्ति है जिसका नाम सर सिडनी रॉलेट है, उसे बुलाया और उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करा। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए, आपको वीडियो में अगर बातें समझ में आती हैं यार तो लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट करके बता दिया करो कि सर समझ में आ गया, मज़ा आ गया, नहीं आ गया। आप लोग कुछ करते नहीं, आप लोग नीरस की तरह बने रहते हो यार। दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग भाई, तो यार कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। यही तो आप लोगों की ताकत है, यही हमारा प्यार है, यही हम सब बात मिल कर काम कर रहे हैं। देखो अब क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ कि इसे क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट बोलते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट ये कब आया? 1919। देखिए तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम है सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, और मैं यहाँ से सर हटा देता हूँ, केवल सिडनी रॉलेट कर देता हूँ। एक व्यक्ति का नाम है सिडनी रॉलेट, इसे बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसी को बनाया गया। इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई, यानी कि इसे बुला करके पूछा गया कि भाई यार भारतीय ऐसा कर रहे हैं, वहाँ आंदोलन लगातार चल रहे हैं कि क्या करें हम लोग। इन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भारत जाइए, भारत जाने के बाद उन कारणों का पता लगाइए कि ऐसा क्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से दमन करा जा सकता है, उन्हें किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से आंदोलनों को ख़त्म किया जा सकता है। इस विषय पर जाकर के आप शोध करिए और फटाफट आइए और फटाफट जाइए, जल्दी बताइए कि करना क्या है ना। इस तरीके से ध्यान रखिए। तो एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति बनाई। सेडिशन समिति, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह समिति, राजद्रोह समिति। और ये समिति जो बनाई गई थी वो 1917 में बनाई गई थी, 10 सितंबर 1917। आप डेट भी डाल देंगे, ये कब बनी थी? 10 सितंबर 1917। कई बार ये पूछ लिए बैठते हैं, तो ध्यान रखना कि
सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति बनाई थी, राजद्रोह समिति जिसे बोलते हैं। कब बनाई गई थी? 10 सितंबर 1917 में। इस समिति को काम सौंपा गया कि भारत जाकर के इस बात का पता लगाना है कि किस तरीके से आंदोलनों को रोकना है। सेडिशन जो सिडनी रॉलेट हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ जांच पड़ताल करते हैं और वापस जाने के बाद एक प्रस्ताव देते हैं कि क्यों ना हम इस तरीके से करें कि इन आंदोलनों को रोकने का एक तरीका है कि हमने वहाँ पर एक चीज़ नोट करी है, सिडनी रॉलेट के जो शब्द थे बता रहा हूँ, कि सब भारतीय एक व्यक्ति के पीछे चलते हैं, यानी कि लीडर इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, बाकी पीछे चलने वाले लोग। तो क्यों ना अगर हम लीडर को पकड़ लें और लीडर को पकड़ करके हम जेल में बंद कर दें तो वो लीडर ही नहीं रहेगा, तो उससे जो आंदोलन जनता करती है उन फर्क पड़ जाएगा, वो आंदोलन नहीं करेंगे। तो इस तरीके का कुछ कानून बना दिया जाए जो आंदोलनों को रोक सकता है। सरकार की बात समझ में आ गई, इसलिए इसमें क्या करा गया, एक एक्ट लेके आए जिसी को क्या बोला गया, रॉलेट एक्ट। अब बात समझ में आई है कि रॉलेट एक्ट क्यों है, क्योंकि सिडनी रॉलेट ने प्रस्ताव दिया था, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा गया 1919। इसमें क्या कहा गया कि बिना यानी कि शक की बुनियाद पे हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। जो दंगा करता है शक की बुनियाद पे उसे जेल में डाला जा सकता है और उसे ना तो वकील मिलेगा और ना ही उसे किसी से मिलने दिया जाएगा, उसे अपने खिलाफ कार्रवाई करने का या ऐसा कहिए कि उसे अपने पक्ष में कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये बात सामने रखी किसने, रॉलेट एक्ट के अंदर। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में क्या बात सामने है कि शक की बिना पे हम उसे पकड़ सकते हैं। वर्तमान में भी अगर भारत में बात करें तो एक निवारक निरोध करके व्यवस्था आपको संविधान में मिलती है। अगर आपने पढ़ा हो कभी संविधान अच्छे से, तो निवारक निरोध करके एक व्यवस्था है, मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, मेरे साथ रहिएगा। इसके अंदर एक व्यवस्था है कि पुलिस क्या कर सकती है कि झगड़े से पहले किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकती है। पुलिस क्या कर सकती है, झगड़े की आशंका होने पर किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकती है और पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि 3 माह तक उस व्यक्ति को जेल में बंद करके रखा जा सकता है। ठीक है, निवारक निरोध के अंतर्गत कुछ इसी तरीके का ये था। यहाँ पे ये अनिश्चित काल के लिए कहा गया था और उसके अपने पक्ष में कुछ ना कर पाने की बात पे भी बल दिया गया था, यानी कि जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा वो अपने पक्ष में भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, इस बात पे जोर दिया गया। इसके बाद जब ये कानून लागू हुआ तो इस कानून लागू होते ही इस कानून को क्या कहा गया, बिना अपील, बिना दलील व बिना वकील वाला कानून, इसी को बोला गया काला कानून। आपने सवाल कई बार पेपर में देखा होगा कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे बोलते हैं, ये रॉलेट एक्ट को बोलते हैं। इसी के साथ साथ इसे काला अधिनियम भी बोला गया या काला कानून बोला गया। कांग्रेस ने इसे काला अधिनियम भी कहा, साथ साथ इसे आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। आतंकवादी अपराध अधिनियम, इसे क्या कहते हैं, आतंकवाद अपराधी अधिनियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ तक अभी तक आपने देखा रॉलेट एक्ट, ये नाम दिया गया। साथ ही किस वर्ष आया तो पूछा जाए 1919 सिडनी रॉलेट ने दिया था, एक समिति बनाई गई थी। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है अब, और देखिए जब ये प्रस्ताव आ गया है, रॉलेट एक्ट शुरू हो गया है और इससे भारत के अंदर अफरा तफरी मचनी शुरू हो गई है। इसी बीच में गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सभा बनाई थी जिसे सत्याग्रह सभा बोलते हैं। ठीक है, गांधी जी द्वारा एक क्या बनाई गई थी, सत्याग्रह सभा। और ये ध्यान रखना, पेपर में आ गया था सवाल कि किस कानून के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ बनाई थी, ध्यान रखना। और पेपर में ये भी आता है कि सत्याग्रह सभा किस व्यक्ति ने बनाई थी। देखिए सत्याग्रह आंदोलन तो हम सभी पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने चलाया था, लेकिन ये भी ध्यान रखना आप लोग कि सत्याग्रह सभा चलाने वाले कौन है, वो भी महात्मा जी गांधी जी हैं। ठीक है, अब देखो इस आंदोलन में क्या हो रहा है कि लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं रॉलेट एक्ट के अंदर। और यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल करी गई थी। देशव्यापी हड़ताल करी गई थी और इस हड़ताल में पंजाब के 2 बड़े नेता भी पकड़े गए थे। वो 2 बड़े नेता कौन थे, उसके बाद क्या घटना घटी,
उन सब बातों को जानेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए मैं इतनी ही बातें रखूँगा। अगर बात कुछ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। दूसरी बात, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ये ना हो कि आपको इम्पोर्टेंट अपडेट हो, कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हो, वो आप मिस कर जाएं। तो उसे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बस हमारे साथ लगातार मेहनत करिए। यूकेपीएससी या यूके SSSC फोड़ के रख देंगे। मेहनत करते हैं दम लगा करके, ठीक है। आइए चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप अपना PDF वगैरह इसका कुछ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे इसका PDF भी डाल दूँगा। दूसरी बात, आप सारी क्लासेस देखिए भाई साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स भी बनाई है। मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है, ठीक है। चलिए फिर इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी हमारी फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।